सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। हम लूसेंट बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ईंटें उसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वैसे हमारी बॉडी में सेल होता है। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। ठीक है। तो इससे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वैक्यूल, सेल वॉल, सेंट्रोसोम्स और प्लास्टिड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड न्यूक्लियस के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1660 में। प्रोटोप्लाज्म को किया था परकेंजे 1839 में। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड हुआ था ऑल्टमैन के द्वारा इन 1886। और गोल्गी अपैरेटस, जो गोल्गी बॉडीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल सेल में, उसको किया था कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर। और न्यूक्लियस को किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1800 से 1814 के बीच में, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्स से अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिलती है न्यूक्लियस के बारे में, डिस्कवरी ऑफ ईयर के बारे में। ठीक है। तो हम ये लेके चलते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम और कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ये थिन, इलास्टिक, लिविंग, डबल मेम्ब्रेन, बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है। ये थिन है, इलास्टिक है, लिविंग होती है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। लिपिड बाइलेयर होती है इसमें। ठीक है। किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड की। ठीक है। इसका काम क्या है? ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि मतलब सेल के अंदर कौन सी चीज़ को आनी है, सेल के बाहर कौन सी चीज़ को जानी है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। जैसे हमारा स्किन है, हमारे शरीर में ना बीमारी से बचने के लिए अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, अलग अलग बैरियर्स पाई जाती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर ना चला जाए। वैसे ही स्किन है, स्किन हर चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करती, स्किन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन है, सब चीज़ को अंदर आने नहीं देगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अंदर आने देगा और हार्मफुल जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर भेज देगा। ठीक है। ये होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का काम। और सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है। जैसे अगर हम सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है वो एनिमल सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल के आउटर कवरिंग में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और फिर अगर हम प्लांट सेल में देखें तो वो सेल वॉल के ही में वो पाई जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल के पास। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये 1839 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है। ये बना होता है वाटर, आयरन, सॉल्ट्स और अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये बना रहता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड है। अगर हम देखें ये दो भाग में बटा है। पहले हमारे पास आएगा साइटोप्लाज्म और दूसरा हमारे पास होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। ये फ्लूइड है।
जो साइटोप्लाज्म है ये ऐसा फ्लूइड है जो न्यूक्लियस को छोड़ के पूरे सेल में पाया जाता है। फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल एक्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसका वो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को छोड़ के पूरे सेल में जो फ्लूइड होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, शेप मेंटेन करना। ठीक है, और जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बेस फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड अदर ऑर्गेनल्स। जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं, और जो इसके अंदर इसका काम होता है स्ट्रक्चर शेप मेंटेन करने का सेल का, और जो अलग केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको बेस प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, जो सेल एक्सपेंशन ग्रोथ, सेल एक्सपेंशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, सब साइटोप्लाज्म में ही होता है। ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद करता है, और सेल का स्ट्रक्चर तो मेंटेन ही करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये तो हमने देखा जो न्यूक्लियस को छोड़ के पूरे सेल में पाया जाता है। ये फिर हमारे पास हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये क्या करता है? न्यूक्लियस को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जो रिएक्शंस होते हैं, जो जो काम हो रहा है उसको ये भी एक बेस प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से। ये भी एक फ्लूइड ही है। ठीक है, और इसी में हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सब न्यूक्लियर थिंग्स पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि प्रोटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रेशियो अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक 89 होगी, तो ऑर्गेनिक हमारे पास 19 होगी। ठीक है, इस रेशियो में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। और ये हमारा बना होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये हुआ हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। अब हम आगे पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि हमने अपनी 10th की वीडियोस मैंने एक डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमें रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो रेस्पिरेटरी साइट है, ये वो रेस्पिरेटरी साइट है जहाँ पे हमारे पास एटीपी बनता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें एटीपी प्रोवाइड करवाता है, एटीपी फॉर एनर्जी, और एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हमारे पास एटीपी होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
ठीक है। इसको ऑल्टमैन ने 1816 में डिस्कवर किया था। एटीन 1886 में ये डिस्कवर हुआ था, ऑल्टमैन ने किया था। ये सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड स्पेरिकल शेप इसी स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं ये, डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें फ्लूइड पाई जाती है, मतलब फ्लूइड पाई जाती है। जो एक होती है इनर मेम्ब्रेन फोल्ड, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड इज नोन एज क्रिस्ट, ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड पाई जाती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है हमारे पास क्रिस्टे और फ्लूइड हमारे पास होती है मैट्रिक्स। और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और को एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे रेस्पिरेटरी साइट होता है हमारे पास। हमें एटीपी मिलता है, एटीपी एनर्जी के लिए मिलता है और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसको ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था 1886 में। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड को हम क्रिस्टे कहते हैं और इसमें फ्लूइड पाई जाती है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स inside the eukaryotic cell। मतलब ये एक तरीके से एक पूरा अपने अंदर एक प्रोकैरियोट सेल है जो यूकैरियोट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट क्या था? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, लैक ऑफ न्यूक्लियस था, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाए जाते थे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते थे। इसमें डीएनए पाए जाते हैं, इसमें एक ही सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हुआ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, ये गोल्गी बॉडीज प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती है, मोर इन प्लांट्स। ये गोल्गी बॉडीज़ जो है हमारे पास प्लांट सेल में ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू एनिमल सेल में। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनाने में मदद करती है, जिससे हमारे पास सेल वॉल बनता है, ठीक है। इन प्लांट्स को तो सेल वॉल की ज़्यादा ज़रूरत है, इससे सेल वॉल बनता है। और फिर गोल्गी बॉडीज़ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाती है। अगर हम प्लांट्स के पास 100 गोल्गी बॉडीज़ होंगी तो एनिमल के पास 1 गोल्गी बॉडीज़ होगी, ठीक है। और जो प्लांट्स में जो गोल्गी बॉडीज़ हम पाते हैं उसको हम कहते हैं डिक्टियोजोम्स, ठीक है। प्लांट्स वाले को हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं और ये प्लांट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और एनिमल में कम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लाइजोसोम्स बनाने में भी मदद करता है। इनका फंक्शन है स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में और पैकेजिंग में। ये हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ मदद करती है। तो गोल्गी बॉडीज़ में इतना था। अब हम आगे पढ़ते हैं लास्ट अपना न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल हमारे सेल का।
इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इसी बीच के लमसम में ये हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियस को हम कहते हैं, ये पहले हमारे पास स्फेरिकल होता है या सिलेंड्रिकल हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, फ्लूइड, जो हमने प्रोटोप्लाज्म में पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये स्फेरिकल होता है। और सेंट्रल, अगर हम जैसे हम अपनी बॉडी में किसी चीज़ को सेंट्रल चीज़ कहे, जो मेन वही है हमारी बॉडी का, तो अगर हम प्लांट्स में कहें तो ये प्लांट्स के सेल में कहें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, सब्सटेंसेस, और हम देखें इसमें न्यूक्लियोलस, ये सब पाए जाते हैं हमारे पास। एक प्लांट सेल में न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। अगर हम और स्ट्रक्चर्स को देखें, जैसे हमारे पास आ गया प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ देना, अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दे, न्यूक्लियस डीएनए को, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको छोड़ दे, तो ये भी एक तरीके से हमारे पास सेल की तरह काम करता है। इसके पास डीएनए नहीं होता, अपना क्रोमैटिन मटेरियल इनके पास नहीं होता। अगर हम न्यूक्लियस डीएनए को छोड़ दें तो ये भी हमारे पास ये अपने पास खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, और जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम सेंट्रल रूम कहते हैं, सेंट्रल रूम ऑफ द सेल। जैसे हमने ब्रेन को कहा था सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास है सेंट्रल रूम ऑफ द सेल। जो भी काम होगा सेल के अंदर, जो भी फंक्शंस रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियस के ऑर्डर से होते हैं। ठीक है, इसके पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, इसमें प्रोटीन आरएनए पाया जाता है, डीएनए होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये थ्रेड लाइक नेटवर्क हम फिर डीएनए में आ जाता है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सेल में पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, गोल्गी बॉडीज़ के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर्ड लिपिड होता है जो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इसको रॉबर्ट हुक ने 1660 में इसको डिस्कवर किया था। इसका काम है कि सेल बॉडी के अंदर कितना चीज़ रहना है, कितना एक्स्ट्रा चीज़ बाहर रखना है, कितना उसको अंदर लाना है, कितना टॉक्सिक मटेरियल बाहर भेजना है, ये सारा काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। फिर हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसको परकेंजी ने 1839 में डिस्कवर किया था। ये दो टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, और इसका काम होता है कि सेल के अंदर जो भी अदर ऑर्गेनल्स है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, उसको ये बेस प्रोवाइड करता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। इन सब का काम होता है कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, शेप, इन सब को मेंटेन करके रखने का। ठीक है, रेप्लिकेशन, ग्रोथ और एक्सपेंशन जो भी होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। फिर हमारे पास आता था माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल।
ये एटीपी जनरेट करता है और एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फिर हमारे पास था गोल्गी बॉडीज़ जो कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ये ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स होते हैं। ये प्लांट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू एन एनिमल सेल, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड को प्रोड्यूस करते हैं और पॉलीसेक्राइड से सेल वॉल बनता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स बनाने में भी मदद करते हैं। इनका काम स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में होता है। लास्ट हमारे पास था न्यूक्लियस। ये स्पेरिकल होता है, सेंट्रल सिस्टम होता है, सेंट्रल सिस्टम है सेल का। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, सब न्यूक्लियस सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक इट। तब तक के लिए हैप्पी होली।